एक सवाल से शुरू करते हैं। हम्म। कभी ऐसा हुआ है कि किसी को बहुत अच्छी एकदम सही सलाह दी गई हो, लेकिन उसने सुनने के बजाय उल्टा हमला कर दिया? हाँ, हर किसी के साथ होता है। या किसी को कुछ समझाने की कोशिश की हो, पर ऐसा लगा जैसे वो सुनना ही नहीं चाहता, उसने जैसे अपने कान ही बंद कर लिए। हाँ, और उस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। लगता है कि हमारी बात में इतना लॉजिक है, इतना तर्क है, फिर भी सामने वाले तक पहुंच क्यों नहीं रही। हम सोचते हैं कि शायद हमें और जोर से बोलना चाहिए या और सबूत देने चाहिए। बिल्कुल, हम उसे एक तर्क की लड़ाई बना देते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है वे रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के एक अध्याय पर आधारित है। और इन स्रोतों के मुताबिक समस्या हमारे तर्क में नहीं बल्कि हमारे तरीके में है। वो कहते हैं कि हर इंसान के मन के चारों ओर एक अदृश्य किला होता है। ये किला उसके अहंकार, उसके स्वाभिमान और वो खुद को कैसे देखता है उससे बना होता है। और जैसे ही उस किले पर सीधी चोट होती है, इंसान का दिमाग तर्क सुनना बंद कर देता है। हाँ, उसका सारा ध्यान सिर्फ अपनी रक्षा करने में लग जाता है। वो सही या गलत के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ अपने सम्मान को बचाने के बारे में सोचता है। तो आज हमारी चर्चा का मिशन यही समझना है, इस किले पर तोप चलाने के बजाय इसका दरवाजा खोलने की चाबी कैसे बनाई जाए, किसी के विरोध को उसके सहयोग में कैसे बदला जाए। स्रोतों में इस पर एक पूरा कानून समझाया गया है। स्रोत इसे एक बहुत ही दिलचस्प नाम देते हैं, रक्षात्मकता का कानून, यानी द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। ये सुनने में ही बहुत शक्तिशाली लगता है। बिल्कुल। इसका मूल विचार ये है कि इंसान अपनी आज़ादी और अपनी समझदारी को लेकर बहुत संवेदनशील होता है। हमें ये महसूस करना पसंद है कि हमारे फैसले हमारे अपने हैं, हम किसी के दबाव में नहीं हैं। सही बात है। जैसे ही किसी को ये महसूस होता है कि उन्हें गलत ठहराया जा रहा है या उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाया जा रहा है, उनका रक्षात्मक तंत्र यानी डिफेंसिव मैकेनिज्म तुरंत सक्रिय हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। अगर सीधा हमला काम नहीं करता तो फिर रास्ता क्या है? स्रोत इस अदृश्य किले के बारे में क्या कहते हैं? इसकी दीवारें किस चीज से बनी हैं? स्रोत बताते हैं कि इस किले की 3 सबसे मजबूत दीवारें हैं और इसे ही वो पहला सिद्धांत कहते हैं, स्व राय की पुष्टि यानी सेल्फ ओपिनियन कॉन्फर्मेशन। ओके, हर इंसान चाहे वो कितना भी विनम्र क्यों ना हो, मन ही मन अपने बारे में 3 बातें जरूर मानता है। पहली कि मैं स्वतंत्र हूं और अपने फैसले खुद लेता हूं। दूसरी कि मैं बुद्धिमान हूं और चीजों को समझता हूं। और तीसरी कि मेरे इरादे नेक हैं, मैं एक अच्छा इंसान हूं। ये तो बहुत बुनियादी बातें हैं, लेकिन शायद हम इन पर ध्यान नहीं देते। हम किसी को सलाह देते वक्त अनजाने में कह रहे होते हैं, तुम गलत फैसला ले रहे हो, मतलब तुम बुद्धिमान नहीं हो। हाँ, या तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, मतलब तुम स्वतंत्र नहीं हो। एकदम सही। और यहीं पर हम पहली गलती कर देते हैं। हम अनजाने में उनके वजूद की इन 3 बुनियादों पर चोट कर देते हैं। ये सिर्फ अहंकार की बात नहीं है, ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। हमारा दिमाग इस मानसिक हमले को एक शारीरिक खतरे की तरह ही देखता है और तुरंत लड़ो या भागो वाले मोड में चला जाता है। तो अगर सीधा हमला एक बंद गली है तो फिर बाहर निकलने का रास्ता क्या है? मैंने इस स्रोतों में मानसिक जूडो जैसा कुछ पढ़ा, ये क्या चीज है? यही दूसरा सिद्धांत है, मानसिक जूडो। जैसे जूडो में आप सामने वाले की ताकत से लड़ते नहीं हैं, बल्कि उसकी ताकत का ही इस्तेमाल करके उसे अपनी दिशा में मोड़ देते हैं। अच्छा। बातचीत में इसका मतलब है बहस करने के बजाय पहले सामने वाले की बात से किसी स्तर पर सहमत होना, उनकी ऊर्जा का प्रतिरोध करने के बजाय उसके साथ हो लेना। लेकिन इसमें एक खतरा भी है। अगर हम हमेशा दूसरों की राय की पुष्टि ही करते रहेंगे तो क्या हमारी अपनी बात का वजन कम नहीं हो जाएगा? हम एक यस मैन बनकर रह जाएंगे। क्या ये एक तरह की चापलूसी नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत इस पर बहुत साफ है। यहाँ सहमति का मतलब झूठी चापलूसी नहीं है। यहीं पर तीसरा सिद्धांत काम आता है, पुष्टि का खेल यानी वैलिडेशन। वैलिडेशन। हाँ, वैलिडेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कहें हाँ तुम्हारे तथ्य सही हैं। इसका मतलब है कि आप कहें मैं समझ सकता हूं कि तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो, या तुम्हारी जगह होता तो मुझे भी गुस्सा आता। ओह, आप उनके तथ्यों से नहीं, उनकी भावनाओं से सहमति जता रहे हैं। अच्छा, तो फर्क बहुत बारीक है। आप उनके गुस्से को, उनकी फ्रस्ट्रेशन को जायज ठहरा रहे हैं, ना कि उनके गलत तर्क को। बिल्कुल। एक बार जब उन्हें लगता है कि उन्हें सुना और समझा जा रहा है, तो उनका किला असुरक्षित महसूस करना बंद कर देता है। एकदम।
जैसे ही उन्हें लगता है कि आप उनके दुश्मन नहीं बल्कि उनके नजरिए को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस किले के दरवाजे पर लगा ताला खुल जाता है। अब वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपने पहले उनकी बुद्धिमत्ता और स्वतंत्रता का सम्मान किया। आपने टकराव को बातचीत में बदल दिया है। हाँ, मुझे लगता है कि ये सिद्धांत थ्योरी में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर क्या ये असल जिंदगी में काम करते हैं, खासकर उन लोगों के साथ जिनका ईगो बहुत बड़ा हो, जैसे बड़े नेता या बॉस? यह सिद्धांत की सबसे अच्छी परीक्षा है, और स्रोतों में इसका एक क्लासिक उदाहरण दिया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन का, जो इस कला के माहिर माने जाते थे। हाँ, मैंने उनके बारे में पढ़ा है। कहते हैं कि वॉशिंगटन डीसी की राजनीति एक शार्क टैंक की तरह है, जहाँ हर कोई खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता है, खासकर सेनेटर। सही बात है। ऐसे लोगों से काम करवाना तो बहुत मुश्किल होता होगा। असंभव के करीब। जॉनसन जानते थे कि अगर वो किसी सीनेटर को बुलाकर कहेंगे, ये मेरा बिल है और आपको इसे पास करना होगा, तो हर सीनेटर का अहंकार जाग जाएगा। हाँ, वो विरोध करेंगे ही कहीं वो पे। शायद बिल से सहमत भी हों, तब भी सिर्फ ये साबित करने के लिए उसका विरोध करेंगे कि वे राष्ट्रपति के दबाव में नहीं आते। उनकी आजादी को सीधी चुनौती जो मिल रही है। बिल्कुल। तो जॉनसन ने इसका क्या तोड़ निकाला? उन्होंने मानसिक जूडो का इस्तेमाल कैसे किया? जॉनसन कभी आदेश नहीं देते थे। इसके बजाय वो एक शक्तिशाली सीनेटर के पास जाते और कहते, मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में हूं और मुझे आपकी सलाह चाहिए। अच्छा। इस मामले में आपका तजुर्बा मुझसे कहीं ज्यादा है और आपके बिना मैं इसे सुलझा नहीं सकता। वाह, ये तो सीधा उनके ईगो को सहलाने जैसा है। आपने एक ही वाक्य में कह दिया कि आप बुद्धिमान हैं और मुझे आपकी स्वतंत्र सलाह की जरूरत है। एकदम। जैसे ही सेनेटर ये सुनता, उसकी सारी रक्षात्मक दीवारें गिर जाती। उसे लगता कि राष्ट्रपति उस पर हुक्म नहीं चला रहे हैं, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता का सम्मान कर रहे हैं। इसके बाद जॉनसन अपनी समस्या इस तरह से रखते थे कि सेनेटर को समाधान सुझाते सुझाते वही बात कहनी पड़ती जो जॉनसन असल में चाहते थे। और अंत में सेनेटर को ये महसूस होता कि ये शानदार विचार राष्ट्रपति का नहीं बल्कि उसका अपना है। और जाहिर है, कोई भी अपने विचार का विरोध क्यों करेगा? ये तो वाकई कमाल की स्ट्रेटेजी है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये लीडरशिप का एक शक्तिशाली सिद्धांत है। एक अच्छा मैनेजर अपनी टीम के सदस्य को ये नहीं कहता कि इसे मेरे तरीके से करो, नहीं, बल्कि पूछता है, इस समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तुम्हारे क्या विचार हैं? जब किसी को लगता है कि उनके विचार का सम्मान हो रहा है, तो वे उस काम को अपनी पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। तो लिंडन जॉनसन का उदाहरण ऊंचे स्तर की राजनीति का है, लेकिन क्या ये सिद्धांत हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम करता है? मान लीजिए राजनीति के दांव पे छोड़कर एक सीधी सादी स्थिति लेते हैं, एक नाराज ग्राहक का सामना करना। ये एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि हम सब कभी न कभी ऐसी स्थिति में पड़ते हैं। कल्पना करें कि कोई ग्राहक आपके प्रोडक्ट या सर्विस की बहुत बुराई कर रहा है, वो गुस्से में है। हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम अपना बचाव करते हैं। हम कहते हैं, नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, या हमारे आंकड़े तो कुछ और कहते हैं। और नतीजा ये होता है कि बहस और बढ़ जाती है, क्योंकि हम ग्राहक को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गलत है और हम सही हैं। हम सीधे सीधे उसकी स्वर राय पर हमला कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन शोध बताता है कि अगर उस वक्त एक रणनीतिकार की तरह सोचा जाए और ये कहा जाए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही महसूस करता और शायद इससे भी ज्यादा नाराज होता, तो 99% मामलों में सामने वाले का गुस्सा तुरंत ठंडा हो जाता है। पर एक मिनट, अगर ग्राहक वाकई में गलत हो, तो अगर उसकी शिकायत बेबुनियाद हो, तो क्या हम उसे सही कहकर झूठ नहीं बोल रहे हैं? क्या हम अपनी कंपनी के साथ गलत नहीं कर रहे? फिर से वही जरूरी सवाल, और इसका जवाब वैलिडेशन के बारीक फर्क में छिपा है। आपने ये नहीं कहा, हाँ हमारा प्रोडक्ट खराब है। आपने कहा, आप जो महसूस कर रहे हैं वो सही है। ओके। आपने उसके गुस्से की भावनाओं को वैलिडेट किया, उसके तथ्यों को नहीं। आपने उसे बताया कि उसकी नाराजगी जायज है। अच्छा, तो उससे उसे लगता है कि उसे समझा जा रहा है, वो अकेला नहीं है। अब वो चिल्लाने के बजाय बात करने के लिए तैयार है। उसका दिमाग डिफेंसिव मोड से निकलकर प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ जाता है। एकदम। आपने उसके किले पर हमला नहीं किया, बल्कि उसके साथ खड़े होकर समस्या को देखने लगे। अब आप दोनों एक टीम में हैं। सही है। अब आप उसे बता सकते हैं कि समस्या का समाधान क्या है, और ज्यादातर मौकों पर वो आपकी बात सुनेगा। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये नियम उन जगहों पर और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जहां रिश्ते बहुत करीबी होते हैं। मुझे लगता है कि हम अजनबियों के साथ ज्यादा विनम्र होते हैं और अपनों के साथ इस नियम को सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। करीबी रिश्तों में हम एक दूसरे को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं,
जैसे एक साथी दूसरे से कहता है, तुम हमेशा देर से आते हो। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। यह एक सीधा हमला है। इसका छिपा हुआ मतलब है कि तुम गैर जिम्मेदार हो, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। और इसका रक्षात्मक जवाब लगभग हमेशा तैयार होता है, काम ज्यादा था, तुम्हें समझ नहीं आता, या सिर्फ आज ही तो देर हुई, तुम हमेशा का क्यों बना देती हो। हाँ। यहाँ से बातचीत आगे नहीं बढ़ती, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र शुरू हो जाता है। ये छोटी छोटी लड़ाइयां धीरे धीरे रिश्ते के किले में दरारें डाल देती हैं। स्रोत इस स्थिति के लिए एक बेहतर तरीका सुझाता है। वो क्या है? उसी बात को ऐसे कहा जा सकता है, मुझे पता है तुम परिवार के लिए कितनी मेहनत करते हो, ये वैलिडेशन है, लेकिन जब तुम देर से आते हो तो मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। पहली बात एक आरोप है, दूसरी बात एक चिंता है। बिल्कुल। पहले वाक्य में आपने सामने वाले के नेक इरादे की तारीफ की कि वो मेहनत करता है, इससे उसकी रक्षात्मक दीवार तुरंत गिर गई। अब वो आलोचना नहीं सुन रहा है, बल्कि अपने साथी की एक चिंता सुन रहा है। अब वो समस्या का हिस्सा नहीं, बल्कि समाधान का हिस्सा बनना चाहेगा। सही। वो शायद कहेगा, अरे नहीं, तुम फिक्र मत करो, अगली बार से मैं पहले ही मैसेज कर दूंगा। ये प्रभावी संवाद है जो रिश्ते को मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। ये तीनों उदाहरण, एक राष्ट्रपति, एक ग्राहक और एक पारिवारिक रिश्ता, अलग अलग लगते हैं, पर इन सब में एक ही धागा जुड़ा हुआ है। जब हम उस धागे को पकड़ते हैं तो इस कानून का असली मतलब समझ आता है। वो धागा यह है कि इंसान तर्क से पहले भावनाओं से चलता है। अगर आप किसी के स्वाभिमान को सुरक्षित महसूस कराते हैं तो वो आपके सबसे मुश्किल तर्कों को भी सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके स्वाभिमान पर चोट करते हैं तो वो आपके सबसे आसान सच को भी नकार देगा। तो अगर हम इन सभी उदाहरणों और सिद्धांतों को एक साथ देखें तो सबसे बड़ा सबक ये है कि किसी बहस को जीतने का सबसे तेज तरीका है लड़ना बंद कर देना। सही कहा। तर्क की लड़ाई में आप भले ही जीत जाएं, पर इंसान को हमेशा के लिए हार जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात, लोगों को प्रभावित करने के लिए उन्हें आदेश देने के बजाय उन्हें प्रक्रिया में शामिल करें, उनसे सलाह मांगें। उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराएं। हाँ, इससे उन्हें महसूस होता है कि उनका सम्मान है और वे आपके सहयोगी बन जाते हैं। और जब कोई बहस करे या प्रतिरोध करे तो ये समझे कि वे असल में आपकी बात का नहीं, बल्कि उस छिपे हुए डर का जवाब दे रहे हैं कि कहीं उन्हें गलत या कमतर ना समझ लिया जाए। हाँ। उनके तर्क का जवाब देने से पहले उनके उस डर को शांत करें। और इन सब का सार एक बहुत गहरी बात में छिपा है जो स्रोत में बताई गई है। सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि उसे अपना बनाने में है। वाह! जो व्यक्ति दूसरों के अहंकार को शांत करना जानता है, उसके लिए दुनिया का हर दरवाजा खुला है। ये टकराव की मानसिकता से सहयोग की मानसिकता की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये सच में एक शक्तिशाली विचार है। हम अक्सर सोचते हैं कि मजबूत होने का मतलब अपनी बात पर अड़े रहना और उसे हर हाल में सही साबित करना है। हाँ। पूरी दुनिया इसी पर चल रही है। सोशल मीडिया से लेकर ऑफिस मीटिंग तक हर कोई अपनी बात चिल्लाकर मनवाना चाहता है। हर कोई दूसरे के किले पर तोप के गोले दाग रहा है और फिर हैरान है कि दरवाजे क्यों नहीं खुल रहे, जबकि असली शक्ति इस बात को समझने में है कि दूसरा व्यक्ति क्यों अड़ा हुआ है। सही। उसकी रक्षात्मक दीवारों के पीछे क्या छिपा है। एक बार जब आप ये समझ जाते हैं तो आप ताला तोड़ने वाले नहीं, बल्कि चाबी बनाने वाले बन जाते हैं। स्रोत हमें एक प्रभावशाली रणनीतिकार बनने की राह दिखाते हैं। किसी के मन के किले को तोड़ना आसान है। आप बहस कर सकते हैं, उसे गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन उसे जीतना मुश्किल है। हाँ। और टूटा हुआ किला आपकी किसी काम का नहीं, जीता हुआ किला आपका सहयोगी बन सकता है। बिल्कुल। जब आप किसी को बहस में हराते हैं तो आप शायद एक दुश्मन बना लेते हैं, लेकिन जब आप किसी को अपनी बात से इस तरह सहमत कराते हैं तो आप एक दोस्त बनाते हैं। शक्ति चिल्लाने में नहीं, बल्कि खामोशी से दूसरे के नजरिए को समझने में है। शायद जब हम दूसरों की दीवारों को गिराने की कोशिश करना बंद कर देंगे तो हम पाएंगे कि उन दीवारों में पहले से एक दरवाजा था, बस हम उसे देख नहीं पा रहे थे। और जाते जाते एक विचार सबके सोचने के लिए। बताइए। ये सब जानने के बाद ये सोचना दिलचस्प है, पिछली बार जब कोई हमारी बात से असहमत हुआ था तो क्या हम वाकई उनकी दलील का जवाब दे रहे थे या उनके उस डर का जो उनकी रक्षात्मक दीवार के पीछे छिपा